आप सभी का केंद्रीय हिंदी संस्थान सभागार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हाँ भुवनेश, आप आओ, अंदर आओ ना, अंदर आ जाओ, अंदर आओ। मेरा सभी से आग्रह है, मैं अपने मंचासीन होने वाले महानुभावों से आग्रह करूंगा श्री आज के हमारे मुख्य अतिथि सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी से मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जहां हम कर्तव्य के साथ मैं आग्रह करूंगा अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महासचिव महामंत्री आज के हमारे प्रमुख वक्ता श्री ऋषि कुमार मिश्र जी से कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बड़े आदर के साथ बड़े भाई केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर अध्यक्षता हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा आग्रह है हमारी संस्था के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामशरण गौड़ जी से कृपया आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं सबसे पहले माननीय सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं जो भी सज्जन पीछे खड़े हैं, चाहे वो अपने सुरक्षा से जुड़े बंधु हों, वो भी यदि स्थान ग्रहण कर लेंगे थोड़ा ठीक रहेगा।
हाँ, हमारे बीच में श्रीधर पराडकर जी स्वास्थ्य के कारण साक्षात रूप में नहीं है, लेकिन श्रीधर जी हमारे साथ है, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और गूगल मीट के जरिए उनका हमें व्याख्यान भी मिलेगा। इसकी व्यवस्था केंद्रीय हिंदी संस्थान देख रहा है। आज बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है, केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसी महती संस्था हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीधर पराडकर जी, जो कि परम विद्वान हैं, मूलतः मराठी हैं, उन्होंने कई ग्रंथों के वो रचयिता हैं। इस पुस्तक का लोकार्पण 6-7 माह पूर्व हो चुका है और पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो सुदूर मध्य भारत हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, चाहे वो उत्तर पश्चिम हो, सब जगह पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरी इस विषय में बड़े भाई श्री अनिल जोशी जी, जो हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने इस पर बड़ी विशेष रुचि लेकर के आग्रह किया कि हम पुस्तक चर्चा का कार्यक्रम हम अपने केंद्रीय हिंदी संस्थान में करना चाहते हैं। इसके लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद केंद्रीय हिंदी संस्थान को हार्दिक साधुवाद अर्पित करती है। कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं सरस्वती वंदना के लिए बड़े भाई जय सिंह आर्य जी से निवेदन करता हूँ, सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रबुद्ध मंच को नमन। आप सबको प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती के श्री चरणों में कुछ शब्द रूपी पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। हंस वाहिनी मेरे मन को मान सरोवर कर दे, ज्ञान के अनुपम मोती देकर मेरी झोली भर दे। हंस वाहिनी मेरे मन को मान सरोवर कर दे। मेरे गीतों की स्वर लहरी झूले चांद सितारे, गीतों से पावन हो कण कण जो गंगा के धारे। वीणा वादनी वीणा के, वीणा वादनी वीणा के सरगम जैसा स्वर दे, ज्ञान के अनुपम मोती देकर मेरी झोली भर दे। हंस वाहिनी मेरे मन को मान सरोवर कर। एक एक मुखड़ा, एक एक मुखड़ा गीतों का, एक एक मुखड़ा गीतों का माँ कुंदन बन जाए। मुख से मुखरित शब्द शब्द
तेरा वंदन बन जाए, मुख से मुखरित शब्द शब्द तेरा वंदन बन जाए। उजरे नहीं जो पतझर में भी, जरे नहीं जो पतझर में भी, ज्ञान का वो तरवर दे, ज्ञान के अनुपम मोती देकर मेरी झोली भर दे। हंस वाहिनी मेरे मन को मान सरोवर कर। धन्यवाद जय सिंह जी। मैं आपको मंच को और सभी को आपको सूचित करना चाहता हूं, आज हमारे इस ये कार्यक्रम अखिल भारतीय साहित्य परिषद का केंद्र का कार्यक्रम है, दिल्ली इसका आयोजन कर रही है, लेकिन साथ में जो निकट की जो इकाइयां हैं, मेरठ प्रांत से जो लोग आए अपना हाथ खड़ा कर लें। मेरठ प्रांत के लोग, हरियाणा प्रांत, नोएडा, ठीक। तो मैं आपको बड़ा साधुवाद करता हूं। सबसे पहले मैं स्वागत के क्रम को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं सुनीता बुग्गा जी से आग्रह करूंगा वह जरा सहयोग करने के लिए मंच पे आ जाए। और प्रमोद जी, आप भी, मेरा आपसे क्षेत्रीय निदेशक जी से आग्रह की पुस्तकें लेकर के आप भी। सबसे पहले मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश चौहान के जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा योगेश भुवनेश सिंगल जी। भुवनेश सिंगल जी आए या जल्दी आए। अगला नाम मैं तैयार करना चाह रहा हूँ अनिल वर्मा जी, और फिर अगला नाम तैयार रहे योगेश वशिष्ठ जी, अरविंद भाटी जी। आगे आ जाएं जिनका मैं नाम बोलने वाला हूँ। भुवनेश जी, आदरणीय, जोरदार तालियों के साथ। मैं प्रमोद जी जो हमारे क्षेत्रीय निदेशक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह सुरेश चौहान जी को केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से पुस्तक भेंट करके, क्योंकि पुस्तक से बड़ा आभूषण उपहार कोई हो नहीं सकता। मैं आग्रह करना चाहूँगा श्री अरविंद भाटी जी, उत्तर प्रदेश के आप हमारे मंत्री हैं, वह राष्ट्रीय महामंत्री ऋषि कुमार मिश्रा जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। मैं प्रमोद जी से आग्रह करूंगा पुस्तक भेंट कर। मैं हरियाणा प्रांत के महामंत्री योगेश वशिष्ठ जी से आग्रह करूंगा कि वह हमारे माननीय केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करें। और कैलाश आर्य जी, कैलाश आर्य जी से आग्रह करो। कैलाश आर्य जी हमारे वैसे तो भाजपा राजनीतिक क्षेत्र के हैं, लेकिन साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, साहित्य प्रेमी हैं। वह पुस्तक भेंट करके प्रमोद जी एक पुस्तक दे दीजिए। हाँ, ये पुस्तक के द्वारा। इनको अपने भैंसे को ना, अनिल जी को भेंट करो। नहीं वो एक कैलाश जी के पास।
मैं आग्रह करूंगा श्री अनिल वर्मा जी केंद्रीय हमारी जो अपना राष्ट्रीय सिख संगत है उसके दिल्ली के मंत्री हैं, वह श्री डॉक्टर रामचंद्र गौड़ जी जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनका पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करें। और प्रमोद जी जो हमारे क्षेत्र निदेशक हैं, वह पुस्तक भेंट करके स्वागत करें। आज मैं देख रहा हूं, एक मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, वो मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी से ही स्वागत कराना चाहूँगा। मैं एक परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे बीच में अभी हमने समर्पण निधि का विशेष कार्यक्रम चला था, तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने हिंदुत्व अभियान, जो कि बहुत बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र का संगठन है, वे हमारे परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्रऋषि लाहिरी गुरु जी के प्रेरणा से हम 65 लाख रुपए हमने समर्पण निधि में किया। उसके जो सूत्रधार थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पुनीत कोल जी हैं, कृपया मंच पे आएँ और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पुष्पगुच्छ दे करके उनको सम्मानित करें। हाँ, वो 28 लाख तो टोटल जो हो गया, तो आपका इतना, क्योंकि मैं कभी गिनती में बड़ा कमज़ोर हूँ मैथ में, लेकिन लक्ष्य हमने कर लिया था। हमारे बीच में अक्षय जी भी हैं, सभी के मैं मंच पे नाम लेने में बाध्यता, क्योंकि मंच अनुशासित रूप से अक्षय जी का बड़ा सहयोग रहा सभी लोगों का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्वागत भाषण के लिए क्षेत्रीय निदेशक श्री प्रमोद जी से मैं आग्रह करूँगा कि वह आए, स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार। मंच पर बैठे और मंच के समक्ष उपस्थित प्रबुद्ध जन, विद्वान जन और साहित्यकार, आज हम लोग यहाँ पर श्री श्रीधर पराडकर जी की पुस्तक साहित्य का धर्म पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि सबका संक्षिप्त परिचय प्रवीण आर्य जी ने दे दिया है और मुझे भी उतना ही परिचय मालूम था। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुदर्शन चौहान जी हैं, जो सुदर्शन न्यूज़ जो चैनल है उसके मुख्य संपादक हैं, उसके पुरोधा हैं। और आपकी जो वाणी है, जब हम सुनते हैं कई बार इनके साक्षात्कार जो ये राजनीतिज्ञों के लेते हैं, तो उनमें जब उनकी कहन के बखिया उधेड़ते हैं या ऐसे प्रश्न करते हैं कि जब वो निरुत्तर हो जाते हैं, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो आपका स्वागत है इसमें। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो हैं, हमारे संस्थान केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी हैं, और उनका स्वागत है। और मुझे एक और चीज़ लग रहा है कि परिचय, आप सब लोग शायद आपस में इतने ज़्यादा परिचित हैं, मैं ही ऐसा लग रहा है कि मैं परिचित हूँ आप लोगों के बीच में। तो फिर भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय, उनके कारण ही ये कार्यक्रम आज संभव हो पाया है। उन्होंने ही ये कोशिश की कि हम संस्थान में प्राय साहित्यिक कार्यक्रम इस तरह के नहीं करते, तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें और संस्थान को बहुत अधिक गति दे रहे हैं हमारे साथ साथ। इस तरह के लगभग इस माह में ये दूसरा कार्यक्रम है जो हम लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। तो जो ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद है, हमें ये अवसर देती रहेगी, क्योंकि ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद सिर्फ साहित्य परिषद ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको जगाने का कार्य भी कर रही है। तो आप सभी का भी उसमें स्वागत है। इस हिसाब से
और आज के कार्यक्रम की पुस्तक की चर्चा पर आधारित है, साहित्य का धर्म, पराड़कर जी वो हमसे पहले प्रत्यक्ष रूप में आने वाले थे यहाँ पर अब वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें, लगभग 14 पुस्तकें लिखी हैं। 4 पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है और उन्होंने मराठी से हिंदी में या हिंदी से मराठी में अनुवाद कार्य भी किया है। और वे इस संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उनका भी यहाँ स्वागत है। हमारे बीच डॉक्टर रामचरण गौड़ जी हैं जो वर्तमान में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है उसके चेयरमैन हैं। और आपकी जो सभा जिसके नाम से आप सब लोग परिचित हैं, मेरे लिए थोड़ी सी नई है इसलिए मैं बार बार नाम भूल रहा हूँ, तो उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वक्ता के रूप में आज हमारे बीच में ऋषि कुमार मिश्र जी होंगे। मुझे मालूम नहीं नीलम राठी जी हैं या नहीं, तो ऋषि कुमार मिश्र जी ये हिंदी के लेखक हैं साहित्य के और पश्चिम रेलवे से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नीलम राठी जी वर्तमान में अदिति कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रही हैं और अभी कुछ पहले ही शायद उनका वो, क्योंकि फेसबुक पर उनको देखा कि अब आप मुझे प्रोफेसर नीलम राठी कह सकते हैं, तो प्रोफेसर हुई हैं वे। उनका भी स्वागत है। मेरे साथ मंच संचालन इस समय प्रवीण आर्य जी कर रहे हैं जो सुदर्शन न्यूज़ के साहित्य संपादक हैं और जो आपकी संस्था है इसके दिल्ली संगठन मंत्री हैं। और मैं सामने भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम, जैसे मेरे एक साथी हैं अवस्थी जी अब दिखाई दे रहे हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उठ के अभिवादन कर लीजिए। अवस्थी जी, और मतलब अवस्थी जी मेरे साथ पढ़े, थोड़े से जूनियर हैं मुझसे, और बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे छात्र थे और अब अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बाकी लोगों को मैं सबको जानता नहीं हूँ नाम से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबका एक साथ, कि जितने भी मंच के समक्ष विद्वजन और साहित्य प्रेमी, हिंदी प्रेमी बैठे हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने मैंने यहाँ चर्चा की थी, मंच से कि कार्यक्रम शुरू हुआ, पहले हम ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे थे, फिर हमने प्रत्यक्ष कार्यक्रम शुरू किया, तो हमारे संस्थान में बसंत आया और आज ऐसा लगता है कि बसंत साहित्यकारों के, जो साहित्यकार और जो हिंदी जन यहाँ बैठे हैं, प्रेमी जन, उनके वो जो पुष्प के रूप में यहाँ आए हैं, तो आज हमारे संस्थान में पूरी तरह से वसंत जो है भर गया है जिसे कहें। तो वसंत का हम लोग स्वागत करते हैं और इसी में आप सबका स्वागत निहित है। धन्यवाद। आग्रह हुआ है कि अब दिनेश जी अगर मंच पे रहें तो ठीक रहेगा। हाँ जी, व्यवस्था करवा दे जरा। है तो हमारे बीच में मैं कुछ प्रमुख अपने विशिष्ट व्यक्ति भी मंच के सामने किन किन का नाम लूं, जहां नजर जाती है डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में अनेक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। हमारे बीच में श्री विनोद बब्बर जी, कृपया खड़े होकर के अभिवादन स्वीकार कर लें। आप राष्ट्र किंकर के आप प्रधान संपादक हैं, साथ ही आप हमारे इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के उपाध्यक्ष हैं। श्री मुन्नालाल जैन जी, आप हमारे दिल्ली के, आप हमारे उपाध्यक्ष हैं। अब मैं सबसे पहले नीलम जी से जो रचना बनी थी कार्यक्रम की, हमारे पास 4-5 पेपर आए हैं आज के कार्यक्रम के, वो हम सबको यहाँ पर अवसर नहीं दे सकते। हम जो हमारा प्रकाशन होगा उसमें हम पेपर को हम स्थान देंगे। मैं उनमें से एक प्रतिनिधि के रूप में श्री सुनीता बुग्गा जी से आग्रह करूँगा 5 मिनट के लिए अपना पेपर पठन प्रस्तुत करें। समय का अनुशासन देखते हैं।
मंचासीन सभी विद्वद्गण और अतिथिगण को मैं नमस्ते करती हूँ। जिसकी परिचर्चा के लिए आज हम सब जिस पुस्तक की परिचर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, कुछ संक्षेप में मैं परिचय देना चाहूँगी। माननीय श्री श्रीधर पराडकर जी द्वारा रचित पुस्तक साहित्य का धर्म भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि पर चित्रित साहित्य की एक विस्तृत समीक्षा है। मानवता के मापदंडों पर किया गया कर्म जिसमें मानवता का उत्थान निहित हो, धर्म कहलाता है। धर्म का गूढ़ मूल्यांकन श्री पराडकर जी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में अवलोकित है। ज्ञान और विज्ञान का अवतरण आर्यवर्त के ऋषि मुनियों द्वारा हमारे पुरातन सनातन ग्रंथों में सहस्त्रों वर्ष पूर्व हो चुका है। हमारा आदि ग्रंथ वेद है, जिसमें इस सृष्टि के विकास की समस्त विद्याओं का वर्णन है। भारतीय साहित्य सामाजिक विशेषताओं और विषमताओं से ओतप्रोत है। रामायण के सतयुग से महाभारत का द्वापर काल और फिर कलयुग तक जो साहित्यकार हो गए हैं, वे हर युग के राजा प्रजा के संबंधों को, समाज की कुरीतियों और समय समय पर अवतरित महापुरुषों सुधारवाद के सिद्धांतों को भारतीय साहित्य में योगदान के लिए स्मरण करते हैं। देश, प्रांत, भाषा, वेशभूषा और काल की विभिन्नताओं के होते हुए भी साहित्य पनपा है। विचारधारा में टकराव होने के बाद भी सामाजिक उत्थान और मानसिक विकास ही एकमात्र उद्देश्य रहा है। वस्तुस्थिति की प्रस्तुति लेखनी के माध्यम से ही वास्तविक साहित्य का धर्म है। भारतवर्ष गत कई शताब्दियों से पश्चिम से आए विदेशी राज्यों एवं उनकी संस्कृतियों से ग्रसित और प्रभावित रहा है। ग्रसित इसलिए क्योंकि पश्चिम में संस्कृति नहीं बल्कि राज्य का विकास अर्थात साम्राज्यवादी ही मात्र ध्येय था। इसी कारण उनका सारा ध्यान भौतिक विकास पर रहा। भारतीय अस्मिता, हमारे मंदिर और सभ्यता हर प्रकार से कुठाराघात किया गया। ऐसे में एक स्वतंत्र वातावरण जो साहित्य के विकास के लिए आवश्यक है, वो नहीं रह पाया। साहित्यकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। इसके लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। जहाँ मानसिकता को आक्रोशित किया जाए, वहाँ स्वतंत्र वातावरण नहीं रहता। साहित्य का विकास कदाचित रुक जाता है, परंतु एक सक्षम साहित्यकार ऐतिहासिक विकृतियों को हटाकर वास्तविकता को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। माध्यम कविता हो या कहानी, उपन्यास हो या गद्य, कटु सत्यों से जनसाधारण को अवगत कराना ही साहित्य का धर्म है। वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में वैदिक उक्तियां ही मनुष्य को धरा से जोड़ती हैं। स्वराष्ट्र की मौलिकता जहाँ चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, वहीं राष्ट्रीय भावना भारतीय साहित्य में महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, मैथिली शरण गुप्त आदि के दृष्टांतों, उपदेशों एवं कविताओं में व्याप्त रूप में देखने को मिलती है। स्वदेश और स्वधर्म की भावना को ही आगे ले जाते हुए साहित्य के द्वारा संस्कृति की स्थापना और विकास भी होता है। श्रीधर जी के ही शब्दों में संस्कृति किसी समाज के महापुरुषों के विचार, गुण, तत्व, समाज रचना के सिद्धांतों से जीवन विषयक दृष्टिकोण से बनती है। साहित्य को सर्वसाधारण के लिए मान्य होने के लिए आवश्यक है कि वह सामाजिक इतिहास, संस्कृति, परंपराएं एवं मान्यताएं समाहित करने वाला होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि साहित्य की रचना करने वाला स्वतंत्र मन स्थिति से स्वदेश के प्रति समर्पण की भावना रखता हो। माननीय श्रीधर जी ने आधुनिक युग में पनप रहे आतंकवाद पर भी टिप्पणी करते हुए इसे साहित्य को दूषित करने का कारण बताया है। आतंक से प्रभावित साहित्य निरपेक्ष नहीं हो सकता, सत्य का कथन नहीं कर सकता, अपितु एक को प्रभावित, चाहे वह कितना ही मनोरंजक हो, समाज को पनपने में सहायक नहीं हो सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वच्छ आचरण व आख्यान भी अभिव्यक्ति के लिए आपने वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस एवं भगत सिंह आदि के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। साहित्यकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए
साहित्यकार को किसी दल, पक्ष, मत, संप्रदाय अथवा विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से ऊपर उठकर साहित्यकार को किसी दल, पक्ष, मत, संप्रदाय अथवा विचारधारा से प्रभावित नहीं होना। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से ऊपर उठकर साहित्यकार का राष्ट्र, देश और समाज के स्वाभिमान से किसी प्रकार भी समझौता नहीं करता, अपितु जीवन के शाश्वत मूल्यों, त्याग, समर्पण, प्रेम, आस्था, विश्वास और श्रद्धा को अपनी लेखनी से आंकना है। आपने साहित्य को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को संबोधित करने का भी दायित्व दर्शाया है। मनुष्य के मन की संतुष्टि, सामान्य मनोरंजक साहित्य, बौद्धिक संतुष्टि, ज्ञानवर्धन हेतु एवं आत्मिक जागरण अर्थात अध्यात्म, योग और साधना। श्री पराडकर द्वारा आज के पाठक वर्ग के विषय में भी गूढ़ विवेचन किया गया है, जो भी साहित्य लेखकों, संपादकों एवं प्रकाशकों द्वारा ये नहीं प्रचलित कर दिया गया है, पाठक की भी वही सीमाएं बनती हैं। साहित्य के धर्म को विभिन्न पहलुओं को एक सुंदर गद्य रूप में प्रस्तुत कर श्री श्रीधर पराडकर जी द्वारा साहित्य के प्रति एक महाकार्य किया गया है। इस अपूर्व प्रयास के लिए आपको कोटिशः साधुवाद। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। बहुत बहुत आभार सुनीता जी। मैं अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन समय का अनुशासन के साथ रहना हमारा कर्तव्य है और आपने इतनी मेहनत के साथ पेपर की रचना करी। जितने भी पेपर हैं नीलम जी, आपका दायित्व रहेगा उसको पत्रिका साहित्य परिक्रमा में भेजने का। अब मैं स्वयं कुछ और मेरे सामने मैं चेहरे देख रहा हूँ, उसमें अनेक हैं। डॉक्टर मालती जी, एक बार आप थोड़ा सा खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर लें। डॉक्टर मालती जी, आप पूर्व में कालिंदिनी कॉलेज की आप प्राचार्य रही हैं, आप हमारी इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती की कार्यवाहक अध्यक्ष रही हैं और अभी आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के कार्यकारी मंडल से आप जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में पूर्णिमा अग्रवाल जी बड़ी दूर फरीदाबाद से आए हैं। हमारे बीच में नारी शक्ति, हमारी बहनें इतनी दूर दूर से आई हैं। मैं सबको अभिनंदन करता हूं सबका। और समय समय पर मैं हमारे बीच में श्री वीरेश बुग्गा जी, एक्स चीफ टाउन प्लानर दिल्ली, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। थोड़ा आप भी अभिवादन स्वीकार करें। मैं आग्रह करता हूं नीलम राठी जी आएँ और आज के पुस्तक के बारे में, पुस्तक चर्चा के बारे में जो बीज कथ्य है वो आप हमारे बीच में रखें। बहन नीलम राठी जी। आदरणीय मंच को प्रणाम और समस्त उपस्थित विद्वज्जन, आप सबको भी नमस्कार। आज मैं इस पुस्तक जो कि साहित्य का धर्म नाम से हमारे समक्ष है, जिस पर आज चर्चा होगी, उसके विषय में कुछ बातें रखना चाहती हूँ। हमने देखा है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में किसी भी अध्ययन के लिए 4 क्रमों का निर्धारण किया गया है: प्रयोजन, अधिकारी, संबंध और विषय वस्तु। इस समुच्चय को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इस अनुबंध चतुष्टय की प्रथम कड़ी है प्रयोजन, उद्देश्य अथवा हेतु, क्योंकि भारतीय आचार्यों ने साहित्य को स्वोद्देश्य माना है। अतः भरत मुनि से विश्वनाथ तक काव्य के प्रयोजन पर विचार करने की एक लंबी परंपरा रही है। इसी परंपरा की अगली कड़ी के रूप में हम आज की इस पुस्तक साहित्य के धर्म को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्योंकि साहित्य का धर्म जो कि आदरणीय श्रीधर पराडकर जी द्वारा लिखी गई है, इसी परंपरा में इसी भारतीय साहित्य का प्रधान लक्ष्य साहित्य का धर्म, जीवन मूल्यों का उत्थान एवं सामाजिक कल्याण है। आपके अनुसार लोक मंगल एवं जन पक्षधरता को साहित्य का वांछित प्रयोजन स्वीकार किया गया है। साहित्य लोक का पथ प्रदर्शक बने और
व राष्ट्रीय सुव्यवस्था लाने का माध्यम बने, साहित्यकार की दुर्लभ प्रतिभा समाज के लिए उपयोगी हो, इसकी चिंता व निर्देश के रूप में साहित्य के धर्म की अवधारणाओं का विकास हुआ है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्रीधर पराडकर जी की पुस्तक साहित्य का धर्म 18 अध्यायों में विभक्त है। भारतीय ज्ञान परंपरा से आरंभ कर साहित्य का सामर्थ्य, राष्ट्रीयता और साहित्य, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक परिदृश्य, आतंक और साहित्यिक आतंक, साहित्य की चुनौतियाँ, स्वातंत्र्योत्तर साहित्यकारों का रचना संसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज का साहित्यकार, साहित्य का पाठक, साहित्यिक परिदृश्य, बाल साहित्य चिंतन, ऐतिहासिक साहित्य से समाज जागृति, संत साहित्य, भाषा, बोली और लिपि, अर्थ खोते शब्द और लोक साहित्य के प्रभाव और उपस्थिति पर बात करती है। पुस्तक लेखन का मंतव्य स्पष्ट करते हुए भूमिका में श्रीधर जी लिखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न वाद विचारधाराएं सक्रिय हैं, अनेक विमर्श चर्चा में हैं, खूब लिखा जा रहा है, अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, साहित्यकारों की बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन मूलभूत तत्व दृष्टिपथ से ओझल होते जा रहे हैं। साहित्य जिस समाज के प्रश्नों को लेकर लिखा जाता है, देश का वह समाज साहित्य में अनुपस्थित है। समाज के अनुपस्थित होने का अर्थ यह है कि समाज की दिशा और साहित्यकार की दिशा दोनों अलग अलग हो गई हैं। वास्तव में जब हम ये देखते हैं कि साहित्यकार का मूल मंतव्य क्या है, तो हम ये मानते हैं कि साहित्य का धर्म समाज सापेक्षता है। समाज के साथ साथ समाज में उसकी क्या उपयोगिता है, ये भी देखना साहित्य का धर्म है। साहित्य भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की कड़ियों को में एक पुल का काम करता है। वास्तव में यह पुल की जो उसकी एक उपयोगिता थी, एक उद्देश्य था, वह कहीं न कहीं टूट रहा है। यही कारण है कि इस विषय में श्रीधर जी चिंता व्यक्त करते हैं। और एक जब इस परंपरा में, जो काव्य शास्त्र की परंपरा में प्रयोजन मूलकता को लेकर, साहित्य के उपयोगवाद को लेकर जो एक चर्चा और बहस चला करती थी, वह जो इस लंबे युग बोध में वास्तव में टूट गई थी, समाप्त हो गई थी, उसको फिर से प्रश्नों के सवाल के साथ श्रीधर जी इस पुस्तक में व्यक्त करते हैं। समाज का मूल प्रयोजन मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। अरस्तु के विरेचन के सिद्धांत को यदि हम याद करें, तो हम इस पुस्तक को भी पढ़ते हुए याद करेंगे कि उसी विरेचन के सिद्धांत के कारण जो मनुष्य की इंद्रिय, जो शोभ, गुस्सा और इस तरह के जितने भी मतलब मूल तत्व हैं, ये यदि परिष्कृत होकर समाज उपयोगी हो सकें, तो वही वास्तव में साहित्य का मूल प्रयोजन है। और इसी विरेचन के सिद्धांत को अपने एक नए दृष्टिकोण के साथ भारतीय संदर्भों में श्रीधर जी अपनी इस पुस्तक में व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि पर उनके स्थान पर समाज की अवस्था व परिस्थिति का वर्णन मात्र आज हो रहा है, और यही चिंतन के केंद्र में है श्रीधर जी के। श्रीधर, जो हमने अभी अनुबंध चतुष्टय की मैंने बात प्रारंभ में की थी, प्रयोजन के बाद दूसरा तत्व है अधिकारी, यानी कि साहित्यकार का जो अधिकारी है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वहाँ तक की वो बात करते हुए कहते हैं, साहित्य से सकारात्मक प्रेरणावादी लेखन की अमूमन कमी सी पराडकर जी को लगी, और साथ ही पराडकर जी पाठक की उदासीनता से भी चिंतित हैं। अपनी पुस्तक में उनकी चिंता भाषाई समृद्धि को लेकर है, स्वाभिमान को लेकर है, अस्मिता को लेकर है, भाषा की शुद्धता को लेकर है, और भी अनेक प्रश्न इस अधिकारी के संदर्भ में भी पराडकर जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तीसरा जो तत्व है, वो चौथा जो अनुबंध चतुष्टय में तत्व है, वह है विषय वस्तु। भारतीय साहित्य का आधार, भारतीय साहित्य की विषय वस्तु क्या हो, कैसी हो, और कैसी है और कैसी होनी चाहिए पर भी वो बात करते हैं। आप कहते हैं कि भारतीय साहित्य का आधार भारतीय ज्ञान परंपरा रही है। यही कारण है कि समस्त सामाजिक चिंतनाओं और विकास के सोपानों को पार करने के बाद भी भारतीय साहित्यकारों के लेखन का आधार
महाभारत और रामायण जैसे उपजीव्य काव्य रहे हैं, लेकिन भारत पर सभ्यगत आक्रमणों में एक बड़ा आक्रमण यहाँ की ज्ञान परंपरा पर वो मानते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा आधार थे वेद, इसीलिए अंग्रेजों सहित समस्त यूरोपीय बौद्धिक जगत ने वेदों को निरर्थक सिद्ध करने के लिए कुत्सित प्रयास किए, जिसके कारण भारतीय ज्ञान परंपरा को भारी नुकसान हुआ और राष्ट्र की आवश्यकताएं, शाश्वत जीवन मूल्य, नैतिक आचरण, समाज से जुड़ाव जैसी महत्वपूर्ण स्थितियों के छूटने की से पराड़कर जी की पुस्तक में चिंता व्यक्त हमें मिलती है। भारतीय ज्ञान विज्ञान की व्यवहारिक शोध जैसे बोधायन का सुल्भ सूत्र का स्थापत्य और भवन और शिल्प कला में उपयोग, पाणिनि के वैदिक गणित, व्याकरण, मेरु प्रस्तर, गणित यंत्र, भास्कराचार्य के खगोल शास्त्र, घाघ भट्टरी के मौसम परिवर्तन आदि की गई सामाजिक उपयोग की खोज से भारत सतगुरु बना और आपाधापी जैसे सांसारिक जीवन के बीच सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया का संदेश देकर किसी देश को हड़पे बिना ही कृष्णवंतो विश्वमार्यम को व्यावहारिक कर दिखाया गया था। इस पर भी बात अपनी पुस्तक में श्रीधर पराड़कर जी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो बौद्धिक आतंक है, जिससे आज हमारा समाज जो है वो हमारा राष्ट्रवादी जो पाठक है और लेखक है वह आक्रांत है, इस पर बात करते हैं। और वो मानते हैं कि जो बौद्धिक विलास केवल साहित्य नहीं होना चाहिए, साहित्य की सकारात्मकता, समाज के साथ जुड़ाव और संबंधों की बात पर विशेष बल देते हैं। और वो मानते हैं कि जो बौद्धिक विलास, वास्तव में यदि हम भी देखें तो जो हम रामचरितमानस और रामचंद्रिका की बात करें, आचार्य केशव रामचंद्रिका में अपने समस्त अलंकारों के साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन रामचंद्रिका रामचरितमानस का कहीं स्थानापन्न नहीं बन पाती। इस तरह की अनेक चिंताएं, चाहे वह पाठक की हों, चाहे वह समाज की हों, पाठक आज जो है वो साहित्यकार से उदासीन है, इस पर भी उनकी एक बड़ी चिंता हमें देखने को मिलती है। और हम ये मानते हैं कि एक रस समाज जब अस्तित्व में आता है, इसीलिए आपका मानना है कि जब भी मनुष्य व मानवता पर विचार होगा, उसके बारे में लिखा जाएगा, तब राष्ट्र व संस्कृति ही उसका आधार होगी। इसलिए साहित्य के लेखन में हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्यों को स्थान मिलना चाहिए। और ये जो जीवन मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, हमारा साहित्य खंडित रूप में उसमें व्यक्त नहीं होना चाहिए। एक संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। इन समस्त साहित्य पर, उसके समय पर, परिस्थितियों पर विचार करते हुए वास्तव में संत साहित्य पर बात करते हैं, संत साहित्य की उपयोगिता पर बात करते हैं और किस तरह से भाषिक जो शब्द ब्रह्म है, इसकी पर भी मैं आधा मिनट प्रवीण जी लेना चाहूँगी। शब्द ब्रह्म है और शब्द यदि जैसे धनुष एक बार से बाण एक बार छूट जाए और मुंह से लिखा हुआ, मुंह से बोला हुआ आपके मन का जब यदि शब्द बाहर छूट जाए तो वो दोनों अपना प्रभाव दिखाए बिना वापस नहीं आते। ऐसे ही शब्द ब्रह्म की जो परिकल्पना है, उसका अर्थ, उसका प्रभाव, उस पर भी बात करते हैं कि हम जो बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके प्रभाव पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वह शब्द प्रयोग वास्तव में कितने खतरनाक दिशा में चले जा सकते हैं, इसका भी हमें बोध होना चाहिए। और हम शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर उसके सही अर्थ में करें। लोक साहित्य पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी समय का मुझे लगता है अभाव है और बहुत सारे अभी हमारे वक्ता हमारे बीच में हैं, सभी बड़े लोगों को हम सुनना चाहेंगे। इसीलिए निष्कर्षतः मैं कह सकती हूँ कि साहित्य का लेखन निरुद्देश्य नहीं होता, उसका सौद्देश्य प्रयोग पर पराड़कर जी बल देते हैं। साहित्य और साहित्य लेखन के प्रयोजन पर साहित्य का धर्म पुस्तक में भरत और भामा से लेकर विश्वनाथ तक की चली आती रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस युग में नए प्रतिमान स्थापित करते हैं, साहित्य के धर्म को स्थापित करने की बात करते हैं। और हम सब लेखकों को, हम सब सामाजिकों को एक दिशा प्रदान करते हैं कि आज की परिस्थिति में, आज इस युग में लेखन और साहित्यकार का क्या धर्म है, ये हमें मुख्य रूप से इस पुस्तक के केंद्र में मिलता है। यही कारण है कि शब्द का अनर्थ हम कर रहे हैं और अपना अर्थ, भाव और प्रभाव खो रहे हैं। इसकी चिंता से